Hello student, my name is Manish and you are watching the YouTube channel Amaze Learning. Today we will be studying a new chapter, Center of Mass and Conservation of Linear Momentum. Okay, आज का हमारा टॉपिक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं Center of Mass and Conservation of Linear Momentum. इसके अंदर ही हम लोग कॉलिजन वगैरह भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक रहा सेंटर ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, अब सबसे पहले बात आती है बच्चों, सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, इसको समझने से पहले हमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट को देखना पड़ेगा। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल लेता हूँ। जैसे सपोज करो कि कोई टेबल है, उस टेबल पे एक रॉड रखा हुआ है। सपोज करो ये टेबल पे कोई रॉड रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, अब इस रॉड पे अगर मैं बोलूँ कि आपको कि फोर्स लगाओ, कोई भी एक फोर्स अगर अप्लाई करो इस रॉड पे, और ये फोर्स आप अप्लाई करो यहाँ पे, इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करो। इस तरीके से सपोज करो कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, कोई एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये रॉड का मोशन कैसा होगा, थोड़े टाइम बाद ये रॉड का जो पोजीशन अगर मैं डिनोट करूं अलग अलग टाइम पे, तो अगर आप देखोगे तो ये पोजीशन कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। ये पोजीशन थोड़े टाइम बाद आप ये थोड़ा सा देखोगे तो ये टिल्ट होकर के ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़े टाइम बाद ये कुछ और ऐसा दिखेगा, ये टिल्ट होता जाएगा। कुछ टाइम बाद देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, ये पोजीशन होगा। लेकिन अगर आप फोर्स को ऐसे लगाओ, ये स्ट्रेट रॉड है। अब अगर आप फोर्स को बिल्कुल इसके सेंटर पे अप्लाई करते हो, सपोज करो ये यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई करते हो, वही सेम फोर्स अप्लाई करो, तो क्या होगा, तब ये हमेशा आपको स्ट्रेट चलते हुए दिखेगा इस तरीके से। थोड़े टाइम बाद भी यहाँ पे होगा, अगेन न्यू पोजीशन। मतलब इसका सेंटर को अगर आप देखोगे काफी केयरफुली, अगर सेंटर को ऑब्जर्व करो तो आप यहाँ पर ये देख पाओगे कि जो इसका सेंटर है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे मूव कर रहा है। जहाँ पे फोर्स लगा उस फोर्स के अलोंग ही मूव करते जा रहा है। थोड़े टाइम बाद सेंटर यहाँ पे है, फिर सेंटर यहाँ पर है, फिर सेंटर यहाँ पे, इस तरीके से दिखेगा। लेकिन इस केस में अगर आप सेंटर को देखो तो यहाँ पर सेंटर है, उसके बाद सेंटर कहीं यहाँ पे आ गया, सेंटर यहाँ पर है, फिर सेंटर यहाँ पर आ गया, फिर सेंटर को देखो तो यहाँ पर, इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, ये मूव तो कर रहा है इस तरीके से, लेकिन अगर इसके पाथ को देखोगे सेंटर के, ये रॉड मूव कर रहा है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर दूं बच्चों, इसको आप ऐसे समझो कि ये जो रॉड है एक्चुअल में ऐसा था, ये रॉड थोड़ा टिल्ट तो होगा ऐसा, थोड़े टाइम बाद फिर कुछ ऐसा टिल्ट हो जाएगा क्योंकि फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो। लेकिन अगर सेंटर का बात करोगे तो ये सेंटर, अब भी ये सेंटर अगर इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो, ठीक है, तो ये देखोगे आप, ये अब भी स्ट्रेट लाइन पाथ को ही फॉलो कर रहा होगा। ये ऐसे एक ही स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। फोर्स आपने यहाँ पे लगाया, लेकिन सेंटर जो है वो फोर्स के डायरेक्शन में ऐसे मूव किया। लेकिन रॉड पे बहुत सारा पॉइंट है बच्चों, छोटे छोटे पॉइंट को देखो तो एक पॉइंट ये भी है, ठीक है ना, यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, इसमें भी अलग अलग पॉइंट है। इन दोनों ही सिचुएशन में अगर देखो तो यहाँ पे फोर्स सेंटर पे लगाया तो ये सेंटर की ओर ऐसे मूव कर रहा है। यहाँ पे फोर्स अलग लगाया, लेकिन फिर भी बाकी का पॉइंट देखो, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, फिर ये यहाँ पर आ गया। इस पॉइंट का पाथ अगर देखो, अगर आप अगर इस पॉइंट के पाथ को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये कुछ ऐसा है। देखो ये पाथ देखो, ये कुछ इस तरीके से है, ऐसा है, लेकिन सेंटर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। इसे हम ये सीखे कि आप न्यूटन्स लॉ में जो पढ़े हुए हो, F इक्वल टू
मास इंटू एक्सेलरेशन जो पढ़े हो वो एक्चुअल में F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। अब वहाँ पर क्या है बच्चों, अभी तक जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है वो पार्टिकल के बारे में पढ़ा हुआ है, चाहे काइनेमेटिक्स पढ़ा वहाँ पे भी पार्टिकल काइनेमेटिक्स का बात हुआ, यानी एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट का बात किया गया था। फिर लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, फिर वर्क पावर, जो कुछ भी अभी तक आप पढ़े हुए हो वो उन सब में क्या है बच्चों, पॉइंट पार्टिकल की बात किया गया था, है ना। और पार्टिकल का सेंटर भी तो वही होगा, क्योंकि पार्टिकल का तो ना कोई स्टेप साइज होता ही नहीं है, ये छोटा सा पॉइंट है, ठीक। तो उसका सेंटर पे भी वही है, फोर्स अगर यहीं पे लगाओ तो देखो ये इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन भी इधर हो, इसलिए ऐसे बता दिया गया कि F इक्वल टू ma लिखो। बट एक्चुअल में अगर कोई एक्सटेंडेड बॉडी है, एक ऐसा बॉडी है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका कोई शेप एंड साइज है, जैसे ये मार्कर है, अगर अलग अलग पॉइंट पे फोर्स लगा, इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे लगा, तो मोशन अलग अलग होगा बाकी के पॉइंट्स के, लेकिन एक पॉइंट के मोशन के बारे में हम गारंटी कर सकते हैं। किस पॉइंट के बारे में, उसके सेंटर के बारे में। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है फिजिक्स के अंदर, सेंटर ऑफ मास चैप्टर से पहले वर्क पावर एनर्जी, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन या फिर काइनेमेटिक्स पढ़े हो, वो सब एक छोटे से पॉइंट के लिए था। और वो पॉइंट कौन सा था बच्चों, अब आपको क्लियर हो रहा है कि वो कौन सा पॉइंट था, सेंटर ऑफ मास के लिए। यानी अभी तक जो कुछ भी क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है वो सब का सब सेंटर ऑफ मास के लिए, सॉरी सेंटर ऑफ मास के लिए वैलिड है, छोटे से पॉइंट पार्टिकल। क्योंकि देखो फोर्स तो यहाँ पे लगाया और सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना, ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। यानी F इक्वल टू ma सिर्फ सेंटर ऑफ मास के लिए वैलिड है, बाकी के पॉइंट्स के लिए वैलिड नहीं है। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास शेप और साइज है, तो जैसे यहाँ पर देखो शेप और साइज था इसके पास, तो इसका तो एक्सेलरेशन कहीं और है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये पॉइंट कहीं और इधर ही जा रहा है, ये इधर जा रहा है, लेकिन फोर्स तो आप इधर लगा रहे हो। तो हर एक पॉइंट का मोशन अलग अलग है देखो, लेकिन सेंटर ऑफ मास का मोशन उधर ही है जिधर फोर्स लग रहा है। क्लियर है। और यही सेम सिचुएशन यहाँ पे। तो एक एग्जांपल ये आपने देखा, एक और एग्जांपल आप देखो। अब क्या करो बच्चों, एक छोटे से पॉइंट पार्टिकल को, अगर मैं, आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हुए हो, अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का ही बात करूं, तो सपोज करो एक छोटे से पॉइंट पार्टिकल को आप कुछ u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करो, कोई भी थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करो, तो उसका जो पाथ होगा, प्रोजेक्टाइल का पाथ कुछ इस टाइप का होगा, ठीक। ये छोटा सा कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये छोटे से पॉइंट ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट करा, तो इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, ये थोड़े टाइम बाद ऐसा होगा। ये कौन सा, छोटे से पॉइंट। अब क्या करो, ये हमारे पास पेन है, ये जो मार्कर है इसको प्रोजेक्ट करो, हवा में प्रोजेक्ट करो, तो अब जो पाथ आप देखोगे वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। चलो मैं ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। अब इस मार्कर को जब आप प्रोजेक्ट करोगे और इसके पाथ को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। देखो मैंने क्या किया, इस मार्कर को प्रोजेक्ट किया, ये मार्कर है हमारे पास, यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया है, तो सोचो ये ऐसा होगा, यहाँ पर थोड़े टाइम बाद ये घूमते हुए जाएगा, ऐसा होगा, कुछ टाइम बाद ये ऐसे दिखेगा, कोई ऐसा अगला सिचुएशन पे ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, फिर कहीं ऐसा दिख रहा होगा, फिर मान लो ये कभी ऐसा भी दिख रहा होगा, फिर ऐसे। यानी कि ये जो मार्कर को हमने प्रोजेक्ट किया ये घूमते हुए गया। अब आप ध्यान से देखो इसके सेंटर को, यहाँ पहले इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करो। अगर इस सिचुएशन को आप देखो यहाँ पर, तो एक छोटे से पॉइंट पार्टिकल को ऑब्जर्व किया जो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा हुआ है। तो छोटे से बॉल को अगर प्रोजेक्ट करो हवा में, तो उसका पाथ कैसा होगा, ये पाथ होगा, प्रोजेक्टाइल पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ है। ये कैसा पाथ है, पैराबोलिक पाथ है, पैराबोलिक पाथ, ठीक है। तो आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट को अगर हम हवा में प्रोजेक्ट करते हैं तो वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए मूव करता है और ग्राउंड पे जाके गिर जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो बच्चों,
अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि ये जो रॉड है या पेन है, जो भी समझ लो, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका पाथ कैसा है? क्या इसका पाथ हर एक पॉइंट पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहा है? तो आप बोलोगे नहीं, ये पॉइंट कहीं और जा रहा है, ये यहाँ पर है, फिर यहाँ पर गया, फिर ये यहाँ पर आ गया। हर एक पॉइंट का अलग अलग मोशन हो रहा है, लेकिन एक पॉइंट अगर इस पे ध्यान देखो, ये सेंटर का, ये जो रॉड है हमारा, इसके सेंटर का पॉइंट अगर देखो, ये पॉइंट अगर देखो, इस पॉइंट को अगर देखो, इसके सेंटर को, इस रॉड के सेंटर को देखो, इसको देखो, इसको देखो, यानी कोई भी अगर रॉड या मार्कर को अगर आप हवा में प्रोजेक्ट करते हो तो उसका जो सेंटर होगा वो सेंटर पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। बाकी का पाथ को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। अभी तक जो कुछ भी पढ़े हो उसके अकॉर्डिंग तो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। अब बाकी के पॉइंट का मोशन कैसे एनालाइज करोगे, ये सब भी हम अब आगे के चैप्टर्स में, जैसे इस चैप्टर में आगे रोटेशन पढ़ोगे, उसके अंदर आप ये सारी चीजें पढ़ोगे। क्लियर है? तो अब ओवरव्यू आप एक तरीके से कंक्लूजन ये हुआ, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ये हुआ कि अभी तक जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है वो सबका सब किसके लिए है? पॉइंट पार्टिकल के लिए। अभी तक जो कुछ भी पढ़ा हुआ है पॉइंट पार्टिकल के लिए। ठीक है, पॉइंट पार्टिकल का स्टडी आपने करा हुआ है। ठीक, अब हम लोग ऐसे पार्टिकल का स्टडी करने वाले हैं जिसका कोई शेप एंड साइज होगा, जिस बॉडी का शेप एंड साइज होगा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एन ऑब्जेक्ट having shape and size, shape and साइज। अब हम ऐसे ऑब्जेक्ट का स्टडी करेंगे जिसका शेप एंड साइज होगा। अब उस ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट का स्टडी हम करेंगे, लेकिन उस सारे पॉइंट को स्टडी करने से पहले हमें एक पॉइंट का के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए, और वो पॉइंट है कौन सा? जो सेंटर ऑफ मास, सेंटर का पॉइंट। अगर हम सेंटर ऑफ मास का स्टडी कर लें तो बाकी पॉइंट का स्टडी करना आसान हो जाएगा। सेंटर, क्योंकि हमने अगर बाकी पॉइंट का स्टडी करना है तो अभी तक जो कुछ भी पढ़े उसमें किसके बारे में पढ़े हो? सेंटर के बारे में पढ़े हो। तो सेंटर के पाथ अगर हमें पता लग जाए तो फिर बाकी के पॉइंट्स के बारे में सोचा जाएगा। क्लियर? तो आपको ये क्लियर हो गया कि सेंटर ऑफ मास चैप्टर के अंदर हमारा सबसे पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सेंटर ऑफ मास फाइंड करना। हमारा सबसे पहले जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है बच्चों? हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना। थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लग गया कि सेंटर ऑफ मास क्या है। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जिस पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, अगर F फोर्स लगाते हैं तो उसके सेंटर का एक्सेलरेशन जो होगा F/m होगा। ठीक है, यानी जो कुछ भी अभी तक पढ़े हुए वो सब का सब हमें सेंटर ऑफ मास के लिए पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से, सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास क्या है बच्चों? इसको समझने के लिए जैसे एक एग्जांपल लो, जैसे ये पेन है। अगर इस पेन को अगर सपोर्ट ऐसे अगर हमें होल्ड करके रखना है, आप ध्यान से देखो, अगर इसको यहाँ से अगर मैं होल्ड करूँ तो देखो ये ऐसे घूम जाएगा। अगर इसको यहाँ से होल्ड किया ऐसे, अगर यहाँ से होल्ड करूँ ऐसे, इसको हॉरिजॉन्टल रखे तब भी ऐसे रोटेट कर जाएगा। यहाँ से थ्रेड, कोई भी रस्सी के थ्रू, कोई भी थ्रेड के थ्रू अगर यहाँ पे हैंग करूँ तब भी ऐसे आ जाएगा। लेकिन एक पॉइंट जो इसका सेंटर है, अगर इसको मैं यहाँ से एक थ्रेड के थ्रू अटैच करूँ और हैंग करूँ हवा में तो देखोगे ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ना तो ये ऊपर जाएगा, ये टिल्ट नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल ऐसा रहेगा। क्लियर? तो इस पॉइंट के अबाउट हम इस पेन को इस पॉइंट के अबाउट बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली जैसे ये ही हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, जैसे ये है, इसको अगर बैलेंस करना है तो किस पॉइंट के अबाउट बैलेंस कर पाओगे आप? तो आप बोलोगे हम इसे बैलेंस कर सकते हैं इसके सेंटर के अबाउट। अगर इस सेंटर के अबाउट ऐसे रखे तो ये बिल्कुल बैलेंस होगा। लेकिन अगर कोई और पॉइंट अगर आप कंसीडर करते हो तो फिर उसके अबाउट इसको आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। जैसे अगर यही हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर इसके अबाउट आप चाहो बैलेंस करना
इस सिस्टम को इस पॉइंट के अबाउट, तो ये आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। ये यहाँ से क्या होगा, इस तरीके से टिल्ट हो जाएगा अगर आप इसको ऐसे करना भी चाहोगे तो। क्लियर? चलो, तो ये तो आपको कंफर्म हो गया कि ये टिल्ट हो जाएगा, ये सेंटर का। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं एक ट्रायंगुलर शेप का कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर करूं, ठीक, और मैं बोलूं कि बताओ इसका सेंटर कहाँ पे होगा। जैसे इसका सेंटर यहाँ पर था, तो आपको आप थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि सेंटर क्या है। तो आप बोलोगे इसका सेंटर तो यहाँ पर होगा, ये पूरे मास है, उसका सेंटर का पॉइंट यहाँ पे होगा। सिमिलरली अगर कोई हमारे पास सर्कल है, इसका सेंटर कोई पूछे तो आप बोलोगे यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं एग्जांपल लूँ ऐसे कि ये एक मास है, ये दूसरा मास है, इन दोनों मास का सेंटर बताओ कहाँ पे है। ये मास m, ये मास m, तो आप बोलोगे इसका सेंटर बिल्कुल मिडिल में, यहाँ पर नहीं होगा सेंटर। ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ये मास m है और ये मास 2m है, अब बताओ ये m और ये 2m, अब सेंटर कहाँ पे होगा। तो आप बोलोगे कि बिल्कुल मिडिल में तो नहीं होगा। अगर आप इसको बैलेंस भी करना चाहो, अगर इसको एक मासलेस रॉड से या कोई भी एक रॉड से कनेक्ट करो, अगर आप बैलेंस करना चाहोगे तो ये 2m के साइड कहीं इधर बैलेंस होगा। देखो इधर हैवी वेट है। क्लियर है। सिमिलरली अगर ये मास m है और ये मास अगर 10m है, देखो बहुत ज्यादा हेवी मास है, ये डंबल है, ऐसे समझो एक रॉड से कनेक्टेड है। अब इसको बैलेंस करना होगा तो आप इस पॉइंट के अबाउट बैलेंस करोगे। क्लियर। तो अगर आपके मन में एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर, ऐसा हमेशा नहीं है बच्चों। जैसे इस केस में अगर फर्स्ट वाले केस में देखो अगर आप, तो इसका ज्योमेट्रिकल, इस रॉड का ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग भी सेंटर यही है और सेंटर ऑफ मास भी यहाँ है। इसका भी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग सेंटर ये है और सेंटर ऑफ मास भी यहाँ पे है। इसका भी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग भी सेंटर यही और सेंटर ऑफ मास भी यहीं पे है। लेकिन इस केस में देखो, अगर इसमें भी देख लो, सॉरी, इस m में देखो तो इसका भी ज्योमेट्रिकल सेंटर ये है। अगर इस डंबल का बात करो तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर तो यहाँ है, लेकिन सेंटर ऑफ मास जिसके अबाउट इसको बैलेंस करने पे ग्रेविटी के अगेंस्ट बैलेंस कर पाते हैं, वो पॉइंट कहीं कोई दूसरा है। तो ये है हमारा सेंटर ऑफ मास और ये है हमारा ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर। ठीक है। सिमिलरली ये है हमारा सेंटर ऑफ मास। तो एक कंफ्यूजन आपका दूर हो गया कि कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हो, कोई भी सिस्टम है, उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हो। क्लियर। अब थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा कि एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास क्या है। वो पॉइंट जिसके अबाउट हम कोई थ्रेड से उस ऑब्जेक्ट को हैंग करें, ठीक है, तो वो फ्रीली हैंग हो जाए और वो बैलेंस कर पाए उस पॉइंट के अबाउट। ठीक है। या उस पॉइंट से पास होता हुआ कोई भी दूसरे पॉइंट से भी आप हैंग कर सकते हो, जैसे इस पॉइंट से भी हैंग करोगे, लेकिन वो जो पॉइंट ऑफ, जिस पॉइंट से आप सस्पेंड किए हो यहाँ पे, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो होगा वो जरूर सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होगा। जैसे इसको भी अगर यहाँ से हैंग करो तो इसका जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो देखोगे तो वो सेंटर ऑफ मास से जरूर पास कर रहा है। ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है। यहाँ पर देखो तो इस बॉडी पे, इस रॉड पे ही लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इस रॉड, ये जो ट्रायंगुलर शेप है, इस पे नहीं लाई कर रहा है, ये कहीं यहाँ पे हवा में है, खाली स्पेस में है, ये भी एम्प्टी स्पेस में है यहाँ पे। ठीक है। ये यहाँ पे है, इस बॉडी पे है, इस बॉडी पे है। तो सेंटर ऑफ मास बॉडी के आउटसाइड भी हो सकता है, बॉडी के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जो किसी बॉडी पे हो सकता है, उस बॉडी के आउटसाइड भी हो सकता है। ठीक है। जहाँ पे हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि पूरे बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है उसी पॉइंट पे। ठीक है। अब इस केस में क्या करोगे, अगर आप फोर्स लगाओगे, F लगाओगे, जैसे इस रॉड पे अगर इस ट्रायंगुलर शेप पे अगर फोर्स लगाओ, तो अगर मैं पूछूं कि F इक्वल टू एम में जो लिखते हो ना, तो वो आपको लिखना चाहिए F इक्वल टू एम इंटू ए इंटू सी एम। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन आ गया F अपॉन एम। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस पे भी कोई फोर्स लगाओगे F, तो आप यहाँ से सेंटर ऑफ, अगर इसका मास m है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन बोल सकते हो F अपॉन एम।
अभी इस पॉइंट के बारे में, बाकी पॉइंट्स के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन जो इसका सेंटर का पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन आप इजीली बता सकते हो, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी पढ़ा हुआ है वो सब का सब सेंटर ऑफ मास के लिए वैलिड है। तो ये क्लियर हो गया कि सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में क्या है, एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट जहाँ पे हम पूरे बॉडी के मास को कंसंट्रेटेड एज्यूम कर सकते हैं ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाए। एक्चुअल में होता नहीं है वहाँ पे कंसंट्रेटेड, हम एज्यूम कर सकते हैं ताकि हम फोर्स की इक्वेशन को इजीली अप्लाई कर पाए। जो अभी तक पढ़े हुए हो आप न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, जो F इक्वल टू एम है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो F इक्वल टू एम इज ओनली वैलिड फॉर सेंटर ऑफ मास। ओके, तो अब देखो, आप सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, इट इज एन imaginary point which may lie on the system or outside the system. Outside the system, it is an imaginary point which may lie on the system or outside the system, where whole mass of the system is assumed to be concentrated. सेंटर ऑफ मास वो एक ऐसा पॉइंट है, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट विच मे लाई ऑन द बॉडी और ऑन द सिस्टम। ओके, देखो, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट विच मे लाई ऑन द सिस्टम और आउटसाइड द सिस्टम, वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड, जहाँ पे हम पूरे बॉडी के मास को कंसंट्रेटेड एज्यूम कर सकते हैं। इसको आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली हैंग करें, व्हेन यू हैंग एनी ऑब्जेक्ट फ्रीली अंडर ग्रेविटी about through thread, then that the point of suspension must pass through the center of mass. Okay student, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेफिनेशन आ गया सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्टिव है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें, अब हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना, अलग अलग शेप और साइज के ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना। जैसे कोई अलग अलग पॉइंट मासेज होगा, 2 मास, उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे, ऐसे अलग अलग पॉइंट रखा हुआ है अलग अलग पॉइंट पे, तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे। अलग अलग शेप हो, जैसे ट्रायंगुलर शेप है, ऐसा कोई शेप है, सीट है कोई ट्रायंगुलर, मैं बोलूँ बताओ इसका सेंटर कहाँ पे है। अगर ऐसा कोई डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, इसका मैं बोलूँ सेंटर बताओ कहाँ पे होगा, तो आप बोलोगे सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, लेकिन ये तो ऐसी रफली बता रहे हो ना, एग्जैक्ट हाइट ये बेस से कितना होगा, है ना। कोई हेमीस्फीयर होगा, मैं बोलूँ इसका सेंटर बताओ क्या, अगर ये कंप्लीट स्फीयर है तब तो आप बता दोगे, लेकिन जो आधा स्फीयर है तब कैसे बताओगे ये पॉइंट का पोजीशन क्या होगा। तो ये सब कुछ हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि उस पॉइंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। सेंटर ऑफ मास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एनालाइजिंग द मोशन ऑफ एक्सटेंडेड बॉडी। जो एक्सटेंडेड बॉडी है, जिसका शेप और साइज होता है, उस बॉडी को एनालाइज करने के लिए सेंटर ऑफ मास काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसलिए हमें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना सीखना है। तो हम एक छोटा सा मैथमेटिक्स सीखेंगे जिसके थ्रू हम लोग सेंटर ऑफ मास फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो आप बोल सकते हो सेंटर ऑफ मास इज very important to analyze motion of extended object। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से हमारा मतलब है ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास शेप एंड साइज हो, मतलब इसका मतलब ये हुआ ऑब्जेक्ट हैविंग
शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, ठीक है। सेंटर ऑफ मास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ओके टू एनालाइज मोशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब हमारा जर्नी स्टार्ट हो रहा है ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करना, ऐसे ऑब्जेक्ट का फोर्स फाइंड करना, उस पे उसका एक्सीलरेशन फाइंड करना, अलग अलग पॉइंट के वेलोसिटी फाइंड करना, जिसके शेप एंड साइज होगा ये है। तो इसलिए हमें सेंटर ऑफ मास पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन of center of mass, center of mass, center of mass कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हम लोग सीखेंगे। अब ये सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना हम अलग अलग ऑब्जेक्ट का सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग डिसकंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास of discontinuous object, discontinuous object, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट, कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर सिस्टम बोल सकते हो, ठीक है। अब ये डिसकंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट क्या क्या मतलब है कि जैसे अगर एक पॉइंट मास है, सपोज करो 2 kg का मास यहाँ पर है और 10 kg का मास यहाँ पर है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ 10 मीटर दे रखा है। और अगर कोई पूछ ले कि बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो ये जो दोनों मास है वो अलग अलग है ना, डिसकंटिन्यू है। और कंटिन्यूअस का ये मतलब हुआ कि एक रॉड है ऐसा, अब आपसे कोई पूछ ले इसका मास का इसका बताओ सेंटर कहाँ पे होगा, तो ये कंटिन्यूअस का ये मतलब हुआ, ठीक है। और डिसकंटिन्यूअस का ये मतलब है। तो हम लोग सीक्वेंस में सीखेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ डिसकंटिन्यूअस सिस्टम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंटिन्यूअस सिस्टम, ठीक है। अब आ जाओ इस पे पहले हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज में लेते हैं। अब हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ, चलो देखो सेंटर ऑफ मास डिसकंटिन्यूअस सिस्टम हो या कंटिन्यूअस सिस्टम, इसको स्टडी करने से पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा बच्चों, और वो है क्या है, छोटा सा प्रॉपर्टी है बेसिकली, वो है हमारा मास मोमेंट, ठीक है। वहीं से हमारा सेंटर ऑफ मास के बारे में कुछ आइडिया लगेगा, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, मास मोमेंट, ठीक है। मास मोमेंट, मास मोमेंट क्या होता है बच्चों? जैसे मोमेंटम आप पढ़े होंगे, मोमेंटम कैसे डिफाइन किया गया, मास इनटू वेलोसिटी। सिमिलरली एक टर्म डिफाइन किया गया मास मोमेंट, ठीक है। मास मोमेंट होता है जैसे सपोज करो कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और कोई मास रखा हुआ है इस पॉइंट पे, ये एम। कोई पूछ ले ये ओरिजिन है, ओरिजिन के अबाउट इसका मास मोमेंट बताओ, ठीक। ओरिजिन के अबाउट मास मोमेंट क्या होगा, अगर सपोज करो इसका डिस्टेंस ये कोई आर, ये आर इसका डिस्टेंस, तो इसका मास मोमेंट क्या होगा, तो मास मोमेंट होता है, मास मोमेंट ये होता है मास इनटू जिस पॉइंट के अबाउट मास मोमेंट फाइंड करना हो उस पॉइंट से उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ऐसे m इंटू आर, ऐसे मास मोमेंट को डिफाइन किया गया। कैसे मोमेंटम डिफाइन किया, अगर आपसे पूछा जाए मोमेंटम बता दो, तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, इसी को तो मैं मोमेंटम बोलते हैं। तो सिमिलरली मास इनटू डिस्टेंस को मास मोमेंट बोला गया। इसका क्या इंपॉर्टेंस है अभी आपको थोड़ी देर में समझ आएगा। अभी के लिए समझो कि मास मोमेंट कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है, मास इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट अबाउट विच यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड मास मोमेंट, ठीक है। तो बोल सकते हो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट
or system. It is the product of mass of object or system and position vector of the mass or system, ठीक है, about which you are interested, यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, about which you are interested to find mass moment. Clear? It is the product of mass of object or system, okay, and system, okay, and position vector of the mass or system about which you are interested to find mass moment. Clear? अब देखो इसमें ये जो किसका प्रोडक्ट है, जो मास तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये आर कैसा क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर मास मोमेंट कैसा क्वांटिटी हो गया बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप बोल सकते हो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मास मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो, अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इस मास मोमेंट के इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि एक्चुअल में मास मोमेंट है क्या। सपोज करो बच्चों कि दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये है हमारे पास m मास और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका भी मास m है। ये आप कॉमन सेंस से अगर पूछूं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, सेंटर कहाँ पे होगा, तो आप कॉमन सेंस से बता सकते हो कि बिल्कुल मिडिल में होगा। ठीक है, सपोज करो कि इसकी जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच का जो गैप है वो x है, तो आप बोलोगे ये जो सेंटर होगा x/2 पे होगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो x/2 पे होगा, ये भी x/2 पे होगा। क्लियर? ठीक है, बिल्कुल सही। अब अगर ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास C, अब ये जो दो सिस्टम है, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि फाइंड mass moment of two mass system. Find mass moment of two mass system about C. ये जो C पॉइंट है बिल्कुल मिडिल का पॉइंट है, इसके अबाउट मास मोमेंट बताओ। ठीक, तो आप बोलोगे चलो ठीक है मास मोमेंट लिखते हैं, तो ये लिखोगे मास मोमेंट इक्वल टू इसका इसकी जिसके अबाउट निकालना हो उसी को आप ओरिजिन समझ लो 0। तो बताओ इसका पोजीशन वेक्टर किधर होगा, ये इधर है ना, नेगेटिव x डायरेक्शन में है, तो -x/2 लिखोगे, तो मास इनटू -x/2 प्लस, अब इसका मास कितना है m, तो प्लस में लिखोगे m, और इसका इधर डिस्टेंस कितना है x/2। देखो ये m इंटू -x/2, ये प्लस x/2, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास मोमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर? यानी सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट पूरे सिस्टम का मास मोमेंट 0 होता है। ये मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझाने का कोशिश किया कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आप मास मोमेंट निकालोगे कोई भी दो मास सिस्टम का, तो वो 0 आएगा। सिमिलरली आप 3 मास सिस्टम, 4 मास सिस्टम, 5 मास सिस्टम, कितने भी मासेस सिस्टम का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कितने भी मासेज का अगर आप मास मोमेंट फाइंड करोगे उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो ये 0 होगा। इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता दिया। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रॉपर्टी है, किसी भी सिस्टम का प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि किसी भी सिस्टम का चाहे मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो, अगर उस पूरे ही सिस्टम का मास मोमेंट अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट फाइंड करोगे तो वो हमेशा ही 0 आएगा। क्लियर है? ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है किसी भी सिस्टम का, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
तो इस चीज को आप नोट करके लिख सकते हो बच्चों। मैं लिख देता हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, इसको आपको याद रखना है। क्या है ये? मास मोमेंट ऑफ एनी सिस्टम, mass moment of any system or system of particles about its center of mass. Mass moment of any system or system of particle about its center of mass is always zero. इसकी प्रूफ की जरूरत नहीं है। ये क्या है बच्चों? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रॉपर्टी है किसी भी सिस्टम का। ओके, आप बोल सकते हो दिस प्रॉपर्टी इज, दिस इज ए एक्सपेरिमेंटली, ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड प्रॉपर्टी है ना। तो बोल सकते हो इट इज एन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड प्रॉपर्टी। ये क्या है बच्चों? एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड प्रॉपर्टी। एक्सपेरिमेंट्स भी करके आप देखोगे तो ये जीरो आएगा। ठीक है, तो मास मोमेंट ऑफ एनी सिस्टम और सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो। ये आपको याद रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, इसको कभी नहीं भूलना है। यही आपका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला इसी एक लाइन से डिराइव होगा, इसी प्रॉपर्टी के थ्रू डिराइव होगा, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास फाइंड करना स्टार्ट करते हैं डिसकंटिन्यूअस सिस्टम का। अब हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है। सेंटर ऑफ मास ऑफ discontinuous system. Center of mass of a discontinuous system. चलो, सपोज करो कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक, कुछ मासेज है बच्चों। यहाँ पे सपोज करो कोई मास है m1, यहाँ पर कोई मास है m2, सपोज करो यहाँ पर कोई मास है m3। ऐसे बहुत सारे मासेज हैं ना, ऐसे m4, m5, कहीं यहाँ पर mn मास है ना, इनफाइनाइट मासेज हो सकते हैं। मैं एग्जांपल में m1, m2, m3 ऐसे m4, m5 होगा, mn तक ले लिया। ठीक है, इस पूरे मासेज का अगर इसके फर्स्ट वाले का अगर मैं पोजीशन का बात करूं तो सपोज करो फर्स्ट मास का जो पोजीशन है वो है कुछ r1, सेकेंड मास का भी कुछ पोजीशन है, ऐसे थर्ड मास का कोई पोजीशन है, सिमिलरली फोर्थ मास का कोई पोजीशन है। ठीक है, इसके पोजीशन को r1 से डिनोट करो, इसके पोजीशन के r2 से, इसके पोजीशन को r3 से, इसके पोजीशन को r4 से, इस तरीके से हमने डिनोट करा। अच्छा, ये जो 4 मासेज सिस्टम था m1, m2, m3, m4, m5 भी होगा, बहुत सारे मासेज होंगे और ये mn तक, इस पूरे का सेंटर ऑफ मास भी तो कहीं पे होगा। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि इस पूरे का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे, ये क्या है हमारा सेंटर ऑफ मास C। इसका कोई पोजीशन वेक्टर भी होगा। इसके पोजीशन वेक्टर को मैं, इसके पोजीशन वेक्टर को कुछ ऐसे RC से डिनोट करता हूँ। सपोज करो ये जो इसका पोजीशन है वो RC है। क्लियर? अब अभी हम आपने क्या पढ़ा हुआ है? मास मोमेंट ऑफ एनी सिस्टम और सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, देखो ध्यान से, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो।
इसका मतलब इस m1 का यहाँ पर जो m1 है, अगर इस m1 का सेंटर ऑफ मास फाइंड करोगे, सॉरी मास मोमेंट फाइंड करोगे इस सेंटर के अबाउट, या m2 का फाइंड करो, m3 का, और सबको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्लियर है? तो देखो अब मास मोमेंट हम लोग फाइंड करते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट। मास मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये क्या होना चाहिए, 0। तो m1 का मास मोमेंट किसके अबाउट बताना है बच्चों, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास तो ये इस पॉइंट के अबाउट बताना है, m1 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ क्या बच्चों, ये पोजीशन वेक्टर हमें चाहिए, m1 का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो आप क्या लिखोगे, m1 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस m2 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली जितने भी मासेज है प्लस में आप लिख सकते हो mn इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज Rn with respect to center of mass। क्लियर है? देखो इसको मैं नीचे लिख रहा हूं। अब ये बताओ इस m1 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर अगर मैं लिखूं m1, अच्छा ये r1c है, आप जानते हो ना r1c क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू c। तो ये आप लिखते हो r1 माइनस rc, इस तरीके से आप लिख सकते हो r1c, ये आप वेक्टर के अंदर पढ़े हुए हो। तो इस r1 को मैं लिखता हूँ r1 माइनस rc। सिमिलरली m2 इंटू r2c को लिखता हूँ r2 माइनस rc। ऐसे बहुत सारे मासेज है, प्लस mn इंटू rn माइनस rc, ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है? अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये लिखोगे आप m1 r1 माइनस m1 rc प्लस m2 r2 माइनस m2 rc प्लस डॉट 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 mn rn प्लस सॉरी माइनस mn rc। अब देखो यहाँ पे ये जो m1 r1 है, m2 r2 है, जो भी प्लस में है उसको एक साथ लिखता हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये लिख सकते हो यहाँ से आप m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 mn r। और जो भी ये माइनस में टर्म है बच्चों, ये वाला इसको दूसरे साइड ले जाता हूँ तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m1 rc प्लस m2 rc प्लस डॉट 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 mn rc। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पर लिख लो m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस जितने भी मासेज है mn rn इक्वल टू, यहाँ से rc देखो, यहाँ पे भी rc है तो rc को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा m1 प्लस m2 प्लस बहुत सारे मासेज इंटू mn। तो देखो यहाँ से अगर rc फाइंड करो तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला मिल गया हमारे पास, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस जितने भी मासेज है प्लस mn rn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस mn। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसका, सेंटर ऑफ मास का। ये जनरल फॉर्मूला आ गया सेंटर ऑफ मास का। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे ये आरसी, आप आरसी को क्या लिख सकते हो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो आरसी को आप लिख सकते हो, ये जो आरसी है यहाँ पर लिखता हूँ, आरसी को आप लिख सकते हो एक्स वाई और जेड के टर्म में, एक्स सी आई कैप प्लस वाई सी जे कैप प्लस जेड सी के कैप लिख सकते हो। R1 को क्या लिख सकते हो, R1 को लिख सकते हो x1
आई कैप प्लस x2 जे कैप प्लस x3 के कैप, ऐसे लिख सकते हो। सॉरी, एक मिनट, ये नहीं, इसको आप लिख सकते हो R1 है ना, तो इसको जैसे एक्स वाई जेड के टर्म में लिख रहे हो तो यहाँ पर लिख सकते हो x1 आई कैप और इसको y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। सिमिलरली R2 को क्या लिख सकते हो, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, इस तरीके से लिख सकते हो। क्लियर है? तो अगर आरसी को मैं इसी को यूज करके यहाँ से अगर मैं रिप्लेस करने का कोशिश करूँ तो आरसी को लिखोगे एक्स सी आई कैप प्लस वाई सी, एक मिनट, वाई सी जे कैप प्लस जेड सी के कैप। ये आर सी को लिख दिया, ये इक्वल होना चाहिए M1। R1 को क्या लिखूँ बता दो, R1 को क्या लिखूँ, ये वाला यहाँ पे जो भी है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ये तो R1 को लिख दिया। सिमिलरली R2 को क्या लिखोगे, M2 इंटू, अब 2 लिखोगे x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे टर्म, ठीक है। डिवाइडेड बाय, नीचे तो वही जितने भी मासेज है वही लिखना पड़ेगा आपको, यानी कि m1 प्लस m2 जो भी मासेज है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये फर्स्ट टर्म जो आई कैप को आई कैप के साथ लिखते हैं, तो ये देखो ये आई कैप का टर्म लिखो अगर, तो इसमें ये वाला आई कैप का टर्म ये आ जाएगा, इसमें दूसरा वाला ये आ जाएगा, ऐसे ही बहुत सारे टर्म। तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला आ गया। अगर सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट लिखना चाह रहे हो एक्स सी, तो वो क्या हो जाएगा m1, सिर्फ फर्स्ट टर्म लेना है मैंने, m1 x1 प्लस दूसरे वाला क्या है m2 x2, तो m2 x2 प्लस जितने भी मासेज है mn xn, ऐसे लिख सकते हो। पूरे का डिवाइड कर, होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस mn, ठीक है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, y से m1 x1 है तो यहाँ पे m1 y1 दूसरा वाला आ जाएगा प्लस m2 y2 जितने भी मासेज है, होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस जो भी है। सिमिलरली z कोऑर्डिनेट लिख सकते हो m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस डॉट डॉट डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट। क्लियर है? काफ़ी सिंपल है, ऐसे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? तो हम लोग सीख रहे थे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फाइंड करना, अलग अलग पॉइंट का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बन के आया कि जनरल फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला ये वाला आया, ठीक है। आर सी इक्वल टू m1 r1 m2 r2 है, इस तरीके से। और x कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो ये x कोऑर्डिनेट का, ये y कोऑर्डिनेट और ये z कोऑर्डिनेट का अलग अलग फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इसको यूज करके हम कुछ मासेज का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। चलो अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन ये है कि दो मासेज है, ये मास है m1 और एक दूसरा मास है, चलो ये m1 का वैल्यू है 10 kg और ये जो m2 है इसका वैल्यू है 20 kg और दोनों कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। अब जब भी आपसे सेंटर ऑफ मास पूछा जाए तो सेंटर ऑफ मास किसी पॉइंट के अबाउट होगा ना, किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो m1 के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। मैं ऐसे यहाँ पे मेंशन कर दिया कि m1 को ओरिजिन मान करके इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करो, ठीक है बच्चों। तो स्क्रीन को पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर नहीं होता है तो फिर आप आगे सॉल्यूशन देखना। क्लियर है? अब देखो इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, यानी कि आपको
ये ओरिजिन दे दिया है कि यही ओरिजिन है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? एक्स कोऑर्डिनेट ये तो ओरिजिन पे रखा हुआ है, यानी ये 0,0 पे रखा हुआ है, और ये एक्स कितना है 10, और वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है। अब अगर आपसे मैं यानी कि 10 पे है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट पूछा जाए एक्स से, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे m1 x1 प्लस m2 x2, दो मास है तो दो ही तक लिखो, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब m1 कितना है? m1 तो 10 kg है, तो 10, लेकिन उसका x कोऑर्डिनेट वो तो जहाँ से निकालना है उसी पॉइंट पे रखा हुआ है, तो x कोऑर्डिनेट 0, तो 0 प्लस m2 10, m2 20 kg है, और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 10, तो इंटू 10 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना हो गया 20 एंड 10, दोनों को ऐड कर दो 30, यानी ये आ गया 200/30, एक जीरो कैंसिल, 20/3 सेंटीमीटर पे। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो 6.67 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो सोचो दो मासेज था, अगर दोनों इक्वल मास होता तो सेंटर कहाँ पे होता? 5 सेंटीमीटर पे, लेकिन अब ये 10 है और दूसरा 20 है, तो मास देखो सेंटर ऑफ मास कितने पे आ गया? यहाँ से कोई 6.67 सेंटीमीटर पे आ गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ऐसा कोई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस पे कुछ मासेज रखे हुए हैं। सपोज करो ये कोई मासेज है, ओरिजिन पे मास रखा हुआ है 2 kg, यहाँ पर एक मास रखा हुआ है 3 kg, एक और मास यहाँ पे रखा हुआ है 4 kg, एक और मास रखा हुआ है 5 kg। क्लियर है? ये डिस्टेंस दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो ये तो कंफर्म है कि एक्स एक्सिस पे ही सेंटर ऑफ मास होगा। स्क्रीन को पॉज करके पहले आप खुद ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन को देखोगे। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे तो होना नहीं है, लेकिन कहाँ पे होगा? देखो ये 3 kg, 4 kg, 5 kg अलग अलग मासेज रखे हुए हैं, इसका सेंटर ऑफ मास पूछा गया, तो फिर से फॉर्मूला आप यूज करोगे, लेकिन उस फॉर्मूला को यूज करने से पहले आपको हर एक मास का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। ठीक है, ये मास फर्स्ट मास का अगर बात करो तो ये कहाँ पर रखा हुआ है? यहाँ से देखो 2 सेंटीमीटर पे है ना, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई तो 0 ही है। ये कितने पे रखा हुआ है? यहाँ से अगर इसका डिस्टेंस देखो तो 2 एंड 3 5 सेंटीमीटर, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 और वाई कोऑर्डिनेट 0। सिमिलरली अगर 5 kg का बात करो तो 3 एंड 2 5 एंड 2, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 7, तो आप एक्स कोऑर्डिनेट बोलोगे 7,0। ठीक है, सब तो सिंपल है, एक्स सी एम फाइंड करना है। वही फॉर्मूला m1 x1, तो फर्स्ट वाला तो जो ओरिजिन पे ही है, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2 एक्स कोऑर्डिनेट प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना है? इसको भूलना नहीं है, 2 kg मास सारे लेते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अब इसको सॉल्व कर लोगे, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। वाई सी एम क्या होगा? सबका वाई कोऑर्डिनेट देखो, सेकंड वाला तो 0 ही है, तो वाई कोऑर्डिनेट ऐसे भी कॉमन सेंस से भी समझ आ रहा है 0। इसका मतलब एक्स कॉमा वाई अगर कोऑर्डिनेट का बात करो तो जो भी एक्स का ये वाला कोऑर्डिनेट आ रहा होगा वो लिखोगे, और वाई तो 0 ही होगा, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? एक और क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट है, वैसे समझो बच्चों,
एक्स एक्सिस भी है, अब वाई एक्सिस ऐसे में ड्रॉ कर दिया मैं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। इस पर कुछ मासेज रखा हुआ है, ओरिजिन पे एक मास है, एक मास यहाँ पर है, एक मास यहाँ पर है, एक मास यहाँ पर है। चलो इतने ही, 3 ही मासेज है, एक और ले लो, चलो 4 मासेज। इसके जो पॉइंट्स हैं ये 10 सेंटीमीटर है, ये पॉइंट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पे है, ये 5 है, ये कोई 6 सेंटीमीटर पे है, और ये जो मास है वो 12, चलो ठीक है 12 सेंटीमीटर पे। और इसके मासेज का बात करूँ तो ये है 2 kg, ये है 5 kg, ये है 10 kg और ये है 3 kg। ये ओरिजिन पे जो मास रखा हुआ है ये है 1 kg, ठीक है। तो 1 2 3 4 टोटल 5 मासेज है। इस पूरे सिस्टम का अगर मैं बोलूँ सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन सिस्टम, गिवन सिस्टम shown in फिगर। ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें आप इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करो, ठीक है। आप इसको ट्राई करोगे और बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आगे चलो, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।